बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही हम मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से भूल सकते हैं ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड पेशेंट सामने आते चले जा रहे हैं, मतवातर पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इसका हल एज सच कुछ नहीं है, एहतियाती आप लोगों ने करनी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने हुजूम में जाने से जो है वो गुरेज करना है, क्योंकि बार बार बात की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वही इसका हल है। तो कोविड के हवाले से ही अभी एक अपडेट हमारे तक पहुंची है, आप तक पहुंचा देते हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 जिंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। कोरोना के बाद जारी हैं 5 अफराद मजीद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। शहर में कोरोना से मजीद 5 जिंदगियां निगली गई हैं। शहर में कोरोना के 342 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 5 अफराद अब तक कोरोना की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये तो थी कोरोना की अपडेट्स। मौजूदा सूरत हाल आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपडेट रहें, एहतियात करें और अपना ख्याल रखें। ये चीज़ें जो हैं अपडेट करने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको कम अज़ कम महफूज बनाया जा सके। आगाज़ कर लेते हैं शो का बाकायदा। पहले सेगमेंट से जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ है कोमल। कोमल, बताइए इस वक्त शहर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल अना, मैं आपको शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त बाहर का मौसम खासा खुशगवार है। सूरज ने आंखें दिखाई हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी देखने में आ रही है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो सुबह के वक्त दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और हवा में नमी का तनासुब 75% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही है। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंगचोली भी जारी रहेगी। और हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना था कि सूरज और बादल जो है वो आपस में आंगचोली जारी रखेंगे, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहेगा। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतादिद इलाके जैसे मॉडल टाउन है, कैंट है, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। जी कोमल, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस, रिवर रावी प्रोजेक्ट बगैर एनवायरनमेंट एनओसी मंजूरी के चल रहा है, चीफ जस्टिस का ये कहना था। व्हाट्सएप सफाई प्लान, अफसर फील्ड में जाए बगैर मॉनिटरिंग करेंगे, 9 ग्रुप तश्कील। लाहौर में आज वाटर टैंक्स के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी। लखोडेर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। और साबिका रिकॉर्ड टूट गए, शराब के फरोख से हुकूमत को 1 अरब 60 करोड़ आमदन। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहली खबर पे बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी एक हमने अपडेट भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाई है जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है, एक कमेंट आपका चाहिए, फिर हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। देखिए जी, कोरोना की सूरत हाल जो है वो तो एक अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक शहरी इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेंगे ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। देखें, पहला फेज़ जो था नो डाउट लोग उसमें काफ़ी परेशान रहे और एहतियात भी उन्हें करना पड़ी तब जब सूरत हाल बिगड़ी। अब दूसरे फेज़ में अगर देखा ये जाए तो कोरोना जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा था, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो हैं वो कम नज़र आ रहे थे, लेकिन अमवात की शरह जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन बात हम वही करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तहत तो कोशिशें कर रही है, लेकिन लोगों को जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। ख़ासतौर पर जब आप बाज़ारों में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के हालात देखें, लोगों को बिल्कुल भी कोई खौफ, कोई एहतियात। चलें, आप डरे ना, कम अज़ कम एहतियात ही कर लें ताकि आप खुद भी महफूज रह सकें और अपने से जुड़े लोगों को भी महफूज रख सकें। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो कि लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को एमनेस्टी नहीं मिलेगी।
चीफ जस्टिस का ये कहना है। बादियों नजर में माफिया को बचाया जा रहा है। ये एमनेस्टी स्कीम क्या है? अदालत का इस्तफसार, वाटर कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर स्कीम मुतारिफ करवाई गई। एलडीए के वकील की जानिब से ये जवाब दाखिल करवाया गया। जी इमरान भाई। ना देखिए, बागों के शहर लाहौर की जब हम बात करें तो इसकी शक्ल बिगाड़ने में एक बड़ा किरदार जो है ये इन बड़े बड़े डेवलपर्स का है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से खिलाफ कानून हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं बनाई। किया इन्होंने क्या कि पहले तो जो ज़रई अराजी थी उसको ख़रीद कर वहाँ पर सोसाइटी जो है वो बना दी गई। एक तो ये इन्होंने खिलाफ कानून जो है वो काम किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जिन बेचारे शहरियों के पास जमा पूंजी थी, जिन्होंने अपनी छत बनाने के चक्कर में इनसे प्लॉट ख़रीद लिए, तो इन्होंने किया कि जिसके पास 1000 प्लॉट था, किसी सोसाइटी के पास 1000 प्लॉट था, तो उसने 10,000 फाइलें जो है वो बेच दी। और ये सूरत हाल हमने देखी कि मुख्तलिफ सोसाइटियों के जो बेचारे लोग थे जिन्होंने प्लॉट्स लेने थे, जिनके पास फाइलें थी, वो नैब में भी गए मुख्तलिफ सोसाइटियों के ख़िलाफ़। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एलडीए के हवाले से, तो देखें एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू होती है, उसने क्या किया, उसने आपसे अप्रूवल ले ली, आधी सोसाइटी की अप्रूवल ले ली, लेकिन पूरी डेवलप जो है वो कर दी। आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ पर बात यह है कि एलडीए की छोटी सी अराजी पर अगर कोई कब्जा करता है तो आप उसका हर चीज़ मस्मार कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े डेवलपर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर यह भी बात कहूँगा कि हमने कई ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि अगर लाहौर में गैर कानूनी तजावज़ात करार देकर सॉरी उस पर कोई एक्शन हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ऐसे ऑपरेशंस को खुद मॉनिटर करते हैं। तो आप ये देखें कि इन बड़े बड़े डेवलपर्स के खिलाफ क्यों आप एक्शन जो है वो नहीं लेते। एक तो ये आपकी नाअहली ये है कि आपने सोसाइटीज बनने दी, फैलने दी। शहर जो है वो इसी तरह फैला कि आपने गैर कानूनी सोसाइटियों की भरमार है, शहर के किसी हिस्से में भी चले जाएं जो अप्रूव नहीं है अभी तक। उसके बाद हुआ क्या कि लोगों को प्लॉट जो है वो नहीं मिले। अब हुआ क्या, अब आपने ये कहा कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर, अपनी नालायकी छुपाने की वजह से अब आप उन्हें एमनेस्टी स्कीम की तरफ ला रहे हैं कि जी ठीक है, गैर कानूनी काम तो कर लिया, चले अब हम आपसे पैसे ले लेते हैं। अब हम आपसे पैसे ले। आपको याद होगा कि ये बात है तकरीबन 2010 के करीब ही, जब शहर में बड़े बड़े प्लाजे जो है वो मस्मार किए गए थे, उनके फ्लोर जो है जो गैर कानूनी फ्लोर थे वो मस्मार किए गए थे। तो फिर आप उनको भी एमनेस्टी स्कीम जो है उसमें भी ले आते, तब तो आपको ये होश ना आया। अब ये प्राइवेट डेवलपर जो है ये इतना बड़ा माफिया है कि आपने इनके आगे घुटने टेक दिए ना, कि अब आप उन्हें कह रहे हैं कि जो आपने इलीगल काम किया, जो आपने गैर कानूनी काम किया, अब आप हमें पैसे दे दें, हम उसको लीगलाइज कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अदालत जो है वो खुद इसमें शामिल हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा ये कहा है कि माफिया को बचाया जा रहा है, यानी माफिया इतना स्ट्रांग है हमारे यहाँ। हम अगर कह देते हैं ये चीज तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। नहीं है ना, माफिया स्ट्रांग नहीं है, इदारे भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर बैठा हेड जो है वो कमजोर बनता है ना, कमजोरी दिखाता है, तो फिर ये होता है। छोटी सी मिसाल आपको मैंने दी कि कुछ रोज कबल जो है वो जोहर टाउन में एक ऑपरेशन जो है वो हुआ, और ये भी इतलात थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको मॉनिटर जो है वो उस ऑपरेशन को कर रहे थे। मतलब जब आपने कुछ करना है तो आपने करना है, जब आपने कुछ इलीगल काम को रोकना है आपने रोक लेना है, लेकिन जब आपने इलीगल काम को सपोर्ट करना है, फरोग देना है, बढ़ाना है, तो फिर आप यही करेंगे कि बदले में क्या करेंगे, एमनेस्टी स्कीम ले आएंगे। आप उन्हें कहेंगे कि जो आपने इलीगल काम किए हैं चले हम उसको लीगलाइज कर देते हैं। लीगलाइज क्या करना है, हम आपको उसका रास्ता बता देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि लाहौर जैसे अहम शहर में इलीगल सोसाइटीज कैसे बन सकती हैं? कैसे बन सकती है? कैसे ज़रई अराजी को जो है वो आप ऑब्वियसली अपने ही लोगों की मिली भगत है वो, जिसको आप माफिया का नाम दे देते हैं, जिनको एक्चुअली नवाजा जाता है और फिर माफिया का नाम देके छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये चीजें रुकेंगी कैसे? सवाल तो ये है ना। एलडीए आगे से जवाब पेश कर रहा है कि जी वाटर कमीशन की रिपोर्ट पर ये स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है। भाई अगर आपने ऐसी रिपोर्टों पे ही काम करना है तो फिर आप अपना इदारा बंद कर देना। आप कर क्या रहे हैं? अगर कोई आपको देखिए, सोसाइटीज के हवाले से बात करें, किसी ने आधी सोसाइटी अप्रूव करवा ली है और उसने अगली सोसाइटी का प्लान आपको दे दिया है, आपने उस पर सालों लगा दिया उसको अप्रूव करने के लिए, फिर वो करेगा क्या? वो रुकेगा तो नहीं, वो तो फैलता जाएगा। मतलब कसूर अगर देखा जाए तो उनका भी किसी हद तक नहीं है। होता क्या, डिपार्टमेंटल धर्मी इतनी है कि ना आपको तो करना ही चाहिए ना कि किसी ने आपको नक्शा दिया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करके दिए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 3 माह में मंजूर कर दें ना। 3 माह का टाइम बहुत होता है मेरे ख्याल से, जो भी आपने चीजें देखनी है 3 माह में आप अप्रूव कर दें। आप सालों लगा लेते हैं, यहाँ तो बिल्कुल आप उसको रोक दें। वो असल में करना जब आप कुछ नहीं चाहते तो फिर हालात यही हो जाते हैं। खैर, अगली खबर की तरफ हम आएंगे, ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे शहर की सफाई के लिए क्या प्लान तश्कील दिया गया है। व्हाट्सएप का सहारा लिया जा रहा है, ग्रुप्स बनाए गए हैं, मकसद ये है कि शहर साफ करना है। अब ये प्लानिंग किस हद तक मौसर है
इससे शहर साफ नजर आएगा या फिर नहीं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। व्हाट्सएप सफाई प्लान बनाया गया है, अफसरान फील्ड में नहीं जाएंगे लेकिन मॉनिटर करेंगे कि आया शहर की सूरत हाल क्या है, सफाई शहर में किस तरह से हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह से प्लान बनाया गया है, अफसरान रहेंगे अपने कमरों में, मॉनिटर करेंगे व्हाट्सएप के जरिए जी कि आया सफाई शहर में हो रही है या नहीं, किस हद तक मौसर नजर आ रहा है इमरान भाई ये प्लान? बैकग्राउंड अगर बताऊं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजमीन हैं, जो एरियाज़ के इंचार्ज हैं, उनकी ज़िम्मेदारी डेली बेसिस पे होती क्या है, उन्होंने ये करना है कि अभी तक डेली बेसिस पे वो ये कर रहे हैं। जब से ये कंपनी बनी है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। ये करते क्या है, जिस इलाके में सफाई सुथराई हो रही है, जहाँ पर आपकी मशीनरी काम कर रही हैं, जहाँ पर आपके वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर करते क्या है कि उसकी तस्वीर लेकर, वीडियोस लेकर उस ग्रुप में शेयर करते हैं। बिल्कुल। चूँकि लोकल गवर्नमेंट जो है मैंने भी की है और मैंने ये एक अरसे से ये सूरत हाल जो है वो देख रहा हूँ कि वो वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये तो होगी कि ये काम ऑलरेडी चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएँ कि अगर बात करें सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल साहब की, रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा विजिट जो है वो किए, मुख्तलिफ एरियाज़ में ये खुद गए और वहाँ पर सफाई सुथराई की जो सूरत हाल थी वो बहुत अबतर थी और इन्होंने नागवारी का इज़हार किया। तीसरी चीज़ की तरफ आ जाए, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल जो है ये खुद डीसीओ रहे हैं और इन्होंने भी ऐसे कई विजिट किए हैं और ये सारी सूरत हाल जो है वो इनके सामने रही है कि ये कैसे बेहतर हो सकती है और कैसे नहीं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आई थिंक सूबाई वज़ीर साहब के पास, सेक्रेटरी बल्दियात साहब के पास और ये चेयरमैन LWMC जो हैं इनके पास कल करने को गुज़िश्ता रोज़ कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने शायद ये मीटिंग कर ली और ये डिसीजन लिया है। मतलब आप ये देखें कि पहले ही आपके अफसरान कह रहे हैं कि जी हम पूरे शहर में जा रहे हैं, 274 यूनियन काउंसिल हैं उनमें हम जा रहे हैं, सफाई सुथराई देख रहे हैं, उसके बावजूद लाहौर शहर में जो गंदगी की सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। बिल्कुल। अब आप ये कह रहे हैं कि जी आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, हम व्हाट्सएप ग्रुप के तहत जो है आप मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे आप? कूड़ादानों के ऊपर कैमरे लगाएंगे, आप आपकी जो गाड़ियां कूड़ा उठा रही हैं उनके ऊपर कैमरे लगाएंगे, ऐसे आप मॉनिटर करेंगे शहर को कि शहर वाकई वो जगह साफ सुथरी है या नहीं। या फिर आपका जो अमला है वो अगर वहां पर नहीं जा रहा तो वो कहीं और एरिया की तस्वीर लेकर वहां पे अपलोड कर देगा, फिर आप क्या कैसे पता होगा? बिल्कुल कैसे करेंगे ना। मतलब मैं हैरान हूं कि इतनी अहम शख्सियत और इतना छोटा सा फैसला। शहर में सफाई की सूरत हाल जिस कदर अबतर हो चुकी है, जिस तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से 12 ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जी यहाँ पे 5-5 दिन हो गए हैं कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो ये व्हाट्सएप पे मॉनिटरिंग करके क्या आप इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं कि आप सफाई को मुमकिन बना सकेंगे? पॉसिबल नहीं है। अना असल जो हकायक है वो ये नहीं है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है या है, असल हकायक ये भी नहीं है कि अफसरान फील्ड में जा रहे हैं या नहीं। असल मसाइल जो है ना वो ये हैं कि इन कंपनियों की गुजारिशात ये हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, ख़राब पड़ी हुई हैं, हमारा अमला जो है उसको पैसे नहीं दिए जा रहे, तनख्वाहें नहीं दिए जा रहे। तो जब कोई दिलजमी के साथ वर्कर काम नहीं करेगा तो आपका शहर कैसे साफ होगा? इन चीज़ों की तरफ आप आ नहीं रहे और आप इजलास जो है वो बंद कमरों में इजलास ले रहे हैं, कर रहे हैं, सदारतें कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाए जाएंगे। भाई व्हाट्सएप ग्रुप तो पहले बने हुए हैं, आप हर जगह की वीडियोस खुद मंगवा कर देखते हैं। सूबाई वज़ीर साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं, मियां असलम इकबाल जो हैं इन्होंने खुद रिसेंटली विजिट भी की और इन्होंने कहा कि मुझे हर एरिया की रिपोर्ट चाहिए। LWMC हमारे मेहमान तब से कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा भी था कि हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं जिस पर हम अटेंडेंस भी चेक करते हैं, जिस पर हम, लेकिन उसका नतीजा क्या था? उसका नतीजा सामने ही था। अब इसमें नया क्या किया गया है ऐसा कि इससे आपको सफाई की हालत बेहतर लगेगी, जिसको आप प्लानिंग का नाम दे रहे हैं? इससे बेहतर यही है ना कि आपको शहरियों के लिए हेल्पलाइन जो है ना वो देनी पड़ेंगी और हेल्पलाइन हो भी ऐसी कि अगर शहरी कोई शिकायत करता है, लाइक कॉलेज रोड की अगर हालत देखें तो रिसेंटली बहुत बुरी रही, वहाँ पर जो कूड़ा कटकट के ढेर लगे हुए थे वो सबके सामने थे। आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि शहरी अगर आपको टोल फ्री नंबर पे कोई कॉल करता है, कंप्लेन सेल पे कॉल करता है, तो आप उसकी शिकायत का इजाला भी करें। आप भी बेहतर तरीके से इमरान भाई जानते होंगे, आप लेस्को के टोल फ्री नंबर पे फोन कर लें, वासा के कर लें, LWMC के कर लें। मैंने यही कहा ना कि आपको मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई टोल फ्री नंबर ऐसा दे, शिकायत के लिए ऐसा नंबर दे कि अगर कोई शहरी शिकायत करता है तो आधे घंटे में नहीं, कम से कम 1 घंटे में आपकी टीम वहां पहुंचे तो सही। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब आप इसके रिजल्ट्स भी ना चेक करना शुरू करें कि आया कितने लोगों की आप दादरसी कर सके हैं, कितने लोगों के आप मसाइल हल कर सके हैं।
आपकी हेल्पलाइन कितनी मौसर है, कितने लोगों के लिए वो हेल्पफुल है? यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है। आपको अगर शहर साफ करना है ना, तो आपको ये चेयरमैन LWMC या सेक्रेटरी बल्दियात साहब के साथ मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको उस अमले के साथ मीटिंग करने की जरूरत है जो निचला अमला है, जो फील्ड में जाता है, जो काम करता है। आपको उससे पूछने की जरूरत है कि क्या मसाइल हैं, जिस एरिया की जिम्मेदारी आपको लगाई गई है वहां पर क्या हर्डल्स है, किस वजह के तहत ये इलाका या ये एरिया साफ नहीं होता या आप नहीं कर पाते। वो आपको असल हकायक बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि हमारे अफसरान हमारी ड्यूटी यहाँ लगाते हैं या नहीं, या अफसरान जो हैं वो कागजी कार्रवाई करते हैं या नहीं। ये सारे हकायक तब पता चलेंगे जब आप उस अमले से बात करेंगे, बजाय ये चेयरमैन साहब से बात करें, सेक्रेटरी साहब से बात करें या जोन इंचार्ज से बात करें। आपको उस अमले से बात करने की जरूरत है जो कूड़ा कटकट उठा रहा है ऑन स्पॉट। आप उससे मिले, उससे पूछे कि हकायक क्या है, उससे फीडबैक लें कि शहर कैसे साफ किया जा सकता है, फिर मैं भी शायद सूरत हाल बेहतर हो। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। एक और चीज जो दुर्रे नायाब बारहा वाजे कर चुके हैं कि मशीनरी इनके पास जो थी वो इंतहाई पुरानी, गाड़ियां खटारा हो चुकी हैं, इनके अपने LWMC के इतने मसाइल हैं, वर्कर्स के इशू हैं, वर्कर्स की तादाद कम है। अब अंदरूनी मसाइल ही बजट के मसाइल हैं। जब हल नहीं होंगे तो फिर आप काम कैसे कर सकेंगे, और वो भी व्हाट्सएप पे काम कर सकेंगे? ये अंदरूनी मसाइल के हवाले से क्यों कोई जवाब दे नहीं है, क्यों कोई बता नहीं रहा? देखिए ना, वही मैंने 3 इश्यूज आपको पहले ही बता दिए थे कि मशीनरी जो है आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि मशीनरी बंद पड़ी हुई है। आप ज़रा खुद जाके देख लें कि कितनी मशीनरी काम कर रही है, कितनी नाकारा हो चुकी है और कितनी को मुरम्मत की जरूरत है। दूसरी चीज आप ये आ जाए कि जो आपका अमला है उसे तनख्वाहें मिल रही हैं कि नहीं, इस चीज का बजट में ले जाना कि आप बजट कितना दे रहे हैं, आपने कितना कम कर दिया है या कितना कर दिया है। इनको करना ये चाहिए। देखिए, मैं अगर एक सजेशन जो है बड़ा अरसा पहले इनको गवर्नमेंट को प्रोग्राम के थ्रू भी मैंने दी थी। मैंने ये कहा था कि अगर आप डोमेस्टिक एरियाज में हर घर वाले को ये कह दें कि आप माहाना सिर्फ 100 रुपया दें, हम आपके घर में आपके घर से कूड़ा उठाएंगे, आपकी गली को साफ सुथरा रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हर शहरी जो है, हर घर वाला 100 रुपया दे सकता है। और मैं अगर इकबाल टाउन की बात करूं, हमारे एरियाज में प्राइवेट लोग आते हैं, वो हमसे 100 रुपया चार्ज करते हैं और लिटरली हमारा पूरा एरिया 100 रुपया देता है। और सफाई अगर आपको चाहिए, इसमें कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शहरी की तरफ से तो ये काम अगर गवर्नमेंट करे तो क्यों शहर साफ नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात ये रही कि आप बजट अपना देखें कि बजट को आपने कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, अमला जो है उसकी तनख्वाहें हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इसके बाद की प्लानिंग ये होगी कि आप चाहे व्हाट्सएप पे निगरानी करें, आप चाहे फील्ड में बैठ जाएं भी ना, कमरों में बैठ के निगरानी करें। ये तब चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं जब अंदरूनी मसाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर हल होंगे। अगर आपके पास वर्कर्स के इशू रहेंगे, अगर आपके पास मशीनरी कम रहेगी, अगर आपके पास गाड़ियों के इशू रहेंगे, तो फिर ये जो प्लानिंग व्हाट्सएप पे की जा रही है, इसका नतीजा क्या है वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। अभी भी शहर में नजर आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पर गंदगी ही गंदगी है। आगे बढ़ते हैं, अभी एक अहम खबर हमारे तक आई है, वो आप तक पहुंचा दे जी। वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला के अराकीन असम्बली की मुलाकात हुई है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला के अराकीन असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में मियाँ अख्तर हयात, चौधरी लियाकत अली शामिल हैं। सलीम सरवर, गुलाम अली असगर खान, चौधरी इफ्तिखार हुसैन भी शामिल हैं। अहमद खान, अमीनुल्लाह खान, मामून तारड़ और मोहम्मद अरशद चौधरी भी मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। और बाहमी दिलचस्पी के अमूर फलाह आमा के मनसूबों पर बातचीत की गई है। तरजीही बुनियादों पर इन्हें हल करने की भी जो है वो यकीन दहानी कराई गई है। हल्कों के मसाइल से भी वज़ीर आला को आगाह किया और वज़ीर आला ने कहा कि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जी, अगली खबर हमारे पास है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। शहर में 8 वाटर टैंक्स के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। लखोडेर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। जी इमरान भी कैसे देखते हैं? देखिए जी, अगर हम बात करें कि ये बड़ा अच्छा मंसूबा है, शहर में ऐसे मंसूबों की अशद ज़रूरत है। एक अरसे से हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो बारिशी पानी ज़ाया होता है, जो ड्रेन्स में जाता है, सेवरेज में मिल जाता है, आपको उस पानी को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है और फिर बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपने लारेंस रोड पे ये वाटर टैंक बनाया और नो डाउट उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा बारिशी पानी जो है वो इस मरतबा सेव भी हुआ और उस पानी से आपने अपने बाग और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको आपने सैराब किया और बड़ा अच्छा पॉजिटिव चीज़ रही। और बड़ी अच्छी बात है, शहर में ऐसे 8 वाटर टैंक जो है वो मज़ीद बनाने के लिए जो फ़ंड जारी किए गए हैं, तो इनको जल्द अज जल्द जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि लाहौर में जब बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं और पूरे शहर में जल थल जो है वो हो जाता है। बारिशी पानी में हम खड़े होके
वहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और एक चीज़ तो ये है कि हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरा उसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि वो सारा का सारा पानी जो कि बराने रहमत है वो फिर जहमत बन जाता है। कैसे कि वो ना सेव हो पाता है और शहरी अलहदा परेशान होते हैं उससे, और तमाम पानी जो है वो फिर सीवरेज में मिल जाता है या ज़ाया हो जाता है। रह जाते हैं ना लोग, घरों में पानी इवन आ जाता है तो फिर लोगों ने परेशान ही होना है। लेकिन अभी फंड्स जारी करने की मंजूरी दी गई है। ये वो काम है जो कि तरजीही बुनियादों पर होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रोसेस इतने लेट कर दिए जाते हैं कि वो पानी गुजर भी जाता है, सर से नहीं बल्कि वो सीवरेज में से भी गुजर जाता है, लोगों को परेशान भी कर जाएगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि फंड्स का बहाना होगा, क्योंकि फाइलों की नज़र हो जाएगा, तो ये चीज़ें जो है हमेशा ताख़ीर का सबब बन जाती है। देखिए, कोई भी मामला जब काबीना के पास जाता है, काबीना कमेटी के पास जाता है, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की काबीना कमेटी जो है उसने ये इस चीज़ की मंजूरी जो है वो दी है, तो काबीना कमेटी में हमेशा ऐसे फैसले जो हैं वो बहुत ताख़ीर से होते हैं, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो ये होता है। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, हम इसको नेगेटिव नहीं, हम इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो ये काम कर रही है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये 8 जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर टैंक्स जो हैं जो ज़ेर ज़मीन बनने हैं, ये इन्हीं के दौरे हुकूमत में बन जाएं या इसी फाइनेंशियल ईयर में बन जाए तो नेक्स्ट ईयर जो बारिशें होंगी नो डाउट बहुत ज़्यादा पानी जो है वो महफूज रह सकता है। जो हमारे पानी की सतह बतदरीज कम होती चली जा रही है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ आ सकती है, बेहतर लेवल पे पानी जो है वो आ सकता है, और जो बारिशी पानी ज़ाया होता है नालों में चला जाता है वो कम से कम सेव हो सकेगा। सही, और ये वो चीज़ें हैं जो कि तरजीही बुनियादों पर करने की ज़रूरत है। इसकी प्लानिंग में अगर ताख़ीर होगी तो उसका नतीजा जो है वो हम पहले भी भुगत रहे हैं, अब भी भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है सेव करके जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, लेकिन ऑल्टरनेट प्लान अब इसके साथ साथ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। जी, पंजाब को वॉश प्रोग्राम के तहत 8 अरब देने का फैसला किया गया। ये प्रोग्राम क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पंजाब को वॉश प्रोग्राम के तहत 8 अरब देने का फैसला किया गया। ये प्रोग्राम है क्या, इमरान भाई पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, ये वॉश प्रोग्राम जो है हुकूमत को जो है वो इस चीज़ का ख्याल आया कि शहर में जो निकासी आब है और जो सीवरेज सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके तहत जो है वो 8 अरब का प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं और 8 अरब देने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। इसमें लाहौर के लिए 1 अरब जो है वो रखा गया है ताकि जो लाहौर में सीवरेज सिस्टम है उसको बेहतर, सीवरेज सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाएगा, जो निकासी आपके मसाइल हैं उनको बेहतर किया जाएगा। अभी इसकी मंजूरी हुई है, लेट्स सी अब देखेंगे ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह कैसे करते हैं। मुझे ये बताइएगा, इंतहाई पुराना, इंतहाई खस्ता हाल, कुछ इलाकों में तो बहुत ही बुरे हाल है, कितना ज़रूरी है इसको अपडेट करना? देखें जी, शहर मेरे ख्याल से लाहौर जैसे शहर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती जो है वो इसके हुक्मरान कर रहे हैं, इसकी इंतज़ामिया कर रही है। क्या कर रही है? जिस तरह आपने भी बता दिया कि जो सीवरेज सिस्टम है पूरे शहर का वो नाकारा हो चुका है, बोसीदा हो चुका है। आपकी वाटर सप्लाई जो लाइनें हैं उनमें सीवरेज का पानी जो है वो घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना जो है वो होता है। और मैं खुद इसकी याद बीती मैं आपको खुद सुना देता हूँ, आप यकीन जाने कि लास्ट मंथ पूरे 12 दिन हमारे घर में जो पानी आता रहा है, टैप वाटर आता रहा है, उसमें सीवरेज का पानी जो है वो मिक्स था। और बहुत सारे इलाकों से ये शिकायत भी मौसूल होती है कि पानी में से एक्चुअली स्मेल आ रही होती है, बोतलें पकड़ के लोग एहतजाज करते हैं, पीछे क्या रह जाता है। बिल्कुल ऐसे। और जब शिकायत का इंदराज किया गया तो उनका ये कहना था कि जी डेवलपमेंट काम जो है वो जारी है, नई लाइनें जो हैं वो डल रही हैं, तो तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा, मतलब तब तक आप हेपेटाइटिस करवाएं, शौक से करवाएं, खुशी से करवाएं। और अगर आपने बचना है तो आप महंगा पानी, पैसों से पानी खरीद कर बिल्कुल ऐसे कि हर बंदा जो है वो तो मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता ना। मोस्टली लोग बेचारे क्या करते हैं, वो पानी बॉयल करके यूज़ करते हैं। लेकिन इन दिनों में तो गैस आ ही नहीं रही थी ना, जिन दिनों में शहर में ये मसला चल रहा था कि हर घर में सीवरेज का पानी जो है वो टैप वाटर के जरिए आ रहा है, और लोग बेचारे अगर उन्होंने बॉयल करके पानी यूज़ करना है तो आप वो भी पानी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। और माजरत के साथ ऐसे पानी के साथ तो आपकी नमाज जो है वो भी कबूल नहीं होती, वजू भी नहीं होता उसमें ना। तो बात यह है कि इसको तरजीही बुनियादों पर इस मसले को टेक ओवर करने की ज़रूरत है कि जो सीवरेज सिस्टम है शहर का उसको बहुत जल्द जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तब्दील करने की ज़रूरत है। और निकासी आपके मसाइल जो हैं वो तो शुरू से ही हमारे शहर को जो है वो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कि आपने जो पानी पीना है, टैप वाटर इस्तेमाल का पानी, घरों में पीने के लिए पानी, आपने खाना बनाना है उसमें पानी का इस्तेमाल होना है,
तो अगर सीवरेज मिला पानी आ रहा है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुद अपने हाथों से ये बीमारियां बांटने वाली बात है। खैर, खबर ये भी है कि 15 शाहराएं हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। गवर्निंग बॉडी ने डीसी के हुक्म पर अमल दरामद ना करने की हिदायत की थी, यानी डीसी के हुक्म पर अमल दरामद ना करने की हिदायत जारी की गई। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें, हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी के हवाले से बात करें तो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी तामीर व तरक्की के इख्तियारात जो है ये हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी के सपुर्द होते हैं। इन्होंने मंजूरी देनी होती है कि कौन सी शाहराह पर कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो तामीराती प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बन सकते हैं, उनको अप्रूवल देनी चाहिए, किस किस्म की अप्रूवल जो है वो देनी चाहिए। तो बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया और LDA के दरमियान ये मामला जो है ये आज का नहीं है, ये एक अरसे से इनके दरमियान जो है ये चल रहा है, जिसका खमियाजा जो है वो भुगतना किसको पड़ता है कि अगर किसी रोड पे किसी ने कोई नक्शा पास करवाना है किसी बिल्डिंग का, उस बेचारे को ये जो है वो भुगतना पड़ता है और सालों साल नक्शा जो है वो अप्रूव नहीं होता। और फिर कैसे मसाइल होते हैं, जैसे हमने पहली खबर में डिस्कस किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं कि बगैर नक्शे के चीज़ें जो हैं वो बना ली जाती हैं। फिर होता क्या है, जब प्लाजे बनते हैं तो उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो इस किस्म का नहीं होता, ठीक है। उसमें एवैक्यूएट सिस्टम जो है, इसके साथ साथ जो आपके इमरजेंसी के रास्ते हैं वो इस किस्म के नहीं होते कि लोग अपनी जानें बचा सकें। और फिर होता क्या है, अल्लाह माफ़ करे, वो आपने देखा कि जैसे ये रिसेंटली हफीज़ सेंटर में आग लगी, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जी बिल्कुल LDA का वाक़या हमारे सामने है कि उसमें कितनी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी। लेकिन हफीज़ सेंटर की ताज़ा सूरत हाल जो वहाँ पे करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान जो है वो ताजरों का हुआ। नुकसान इस लेवल का था कि अभी तक उसका कुछ नहीं किया जा सका। दिलासे खासे दिए गए, वादे काफ़ी किए गए, लेकिन हालात क्या हैं अभी तक वहाँ का। बिल्कुल, तो यही मामला है कि इनको आसान तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए कि हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी के किसके ज़िम्मे जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये तो अभी तो सर्द जंग जो है वो चल रही है LDA के दरमियान और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान। देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आपस के जो मामलात हैं जब तक ये हल नहीं होते तो इस तरह के मंसूबे, ये लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात की नज़र हो जाते हैं और कोई इसमें जो है आपको हल भी नज़र नहीं आता। ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो खबर हमने ये डिस्कस करनी है। शाहदरा के इलाके में आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों को नोच लिया। इस पर 12 मुहिम भी चलाई गई, लेकिन ये मुहिम सिर्फ टाइम के टाइम चलाई जाती है, इस पर प्रॉपर कोई अमल नहीं किया जाता। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। 5 बच्चों को नोच लिया आवारा कुत्तों ने, ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है। इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर है शाहदरा के इलाके से, जहां पर आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों को नोच लिया। शहर में कुत्ते के काटने की अकलौती इलाजगाह भी 10 माह से बंद पड़ी है। तो फिर हालात क्या होंगे आप अंदाजा कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले राउद इरशाद हमें अपडेट करते रहते थे, काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई गई थी आवारा कुत्तों के खिलाफ। अब जो एक इलाजगाह है वो भी 10 माह से बंद पड़ी है, क्या इसकी ज़रूरत ही नहीं है? और फिर ये जो 5 बच्चे इससे मुतासर हुए हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, ये एक ही एरिया का वाक़या है कि शाहदरा में गुज़िश्ता रोज़ जो है ये वाक़या पेश आया और इसमें से जो इतलात थी वो ये थी कि एमरजेंसी में जो बच्चे पड़े हैं अभी उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, अलार्मिंग सूरत हाल है और इंतज़ामिया को जो है वो इस चीज़ पर देखना चाहिए। पहले भी ये कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा चलाई गई थी और कोई असर जो है वो नहीं हुआ। स्पेशली बात ये है कि आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको स्पेशली जो आवारा कुत्ते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें तलफ़ करने की ज़रूरत है। अब तलफ़ कैसे करना है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए या क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, तो ये तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है ना। किस तरह के आप शहरियों को इस तरह तो अल्लाह माफ़ करे नहीं छोड़ सकते कि बच्चों को एक ही दिन में 5 बच्चों को जो है वो उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है और कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है। तो मेरे ख्याल से इनको तलब किए बगैर कोई हल जो है वो नहीं है। कहीं ना कहीं इस पे ये भी कहा जाता है, अच्छा बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दे, बच्चों की हिफाजत करें। बच्चे नहीं घरों से बाहर निकलेंगे, किसी बड़े को अगर कुत्ता काट लेता फिर इसका रिस्पॉन्सिबल। तो फिर यहाँ तो पहले इंतजामिया ये करे ना कि अपने दफातर को ताले लगा दे और फिर नोटिस लगा दे कि भाई हमारे दफातर बंद हैं, हम बंद कमरों में मौजूद हैं, आप भी अपने घरों में रहें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किसी किस्म का नहीं दे सकते, वटएवर वो आवारा कुत्तों से है या किसी और बीमारी से है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक सिर्फ शाहदरा में 5 बच्चों को जो है ये काटा गया है। आपने अभी तक दीगर सूबों से या दीगर शहरों से
और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि शहर में इस तरह के वाकयात ना जाने रोजाना की बुनियाद पर कितने हो रहे हैं। ये तो चले शाहदरा के एक इलाके का वाकया रिपोर्ट हो चुका है, बिल्कुल बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। अभी तक इन्होंने सबक नहीं सीखा ना, कि मैं वही बात कर रहा था कि दीगर सूबों से, दीगर शहरों से जो सूरत हाल सामने आती थी उससे आपने कोई सबक जो है वो नहीं सीखा। कई बार सिटी 42 ने बहुत मरतबा ये कैंपेन जो है वो शुरू भी की, जिसके तहत ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आती है, जो इनका स्पेशली विंग है वो हरकत में आता है और जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलब करना शुरू कर देता है। साथ सिटी 42 को भी बाकायदा बुलाते हैं कि जी देखें हम ये काम कर रहे हैं, तो भैया आपका काम है, बिल्कुल ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप पब्लिक पे, तो जरूर हमें भी आपका बुलाएं, डिपार्टमेंट हम भी अच्छे काम इसीलिए दिखाना चाहते हैं। आपका डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया कि आपने आवारा कुत्तों को तलब करना है। वो कैसे तलब करना है अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको काबू करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जो जाहिद चौधरी साहब और फात भट्टी ने कल ये खबर जो है वो रिपोर्ट की कि शहर में जो इकलौती इलाजगाह है वो भी बंद पड़ी हुई है। तो आपको इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि आप यहाँ तो आप ऐसी इलाजगाहें तब बंद कर देना जब आपको ये कंफर्म हो कि शहर में कोई आवारा कुत्ता है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर खुदा ना खास्ता अगर ये जिस तरह 5 बच्चे जो हैं इससे मुतासर हुए हैं, इस तरह का वाकया हो जाए कोई, तो आप कहाँ इलाज के लिए लेके जाएं? आपके पास इलाजगाह ही मौजूद नहीं है। अस्पतालों की सूरत हाल वैसे ही आपके सामने है। बार बार कहा जाता है कुत्ता काटे की वैक्सीन जो है वो भी अस्पतालों में मौजूद नहीं है, उस पर भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो फिर इस तरह के वाकयात हम किस तरह रोक सकेंगे? जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पर हैं? ये इलाजगाह किसने चलानी है? क्यों ये बंद पड़ी है? क्या इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? ये बच्चे जो कि मुतासिर हो रहे हैं इनका इलाज कहाँ होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं शायद जिनका जवाब कोई देने को तैयार ही नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर हमारे पास जो है जी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। शहर में नॉन स्टॉप डाके मॉडल टाउन में डाकू जो है वो घर में दाखिल हो गए, घर का सफाया कर गए, डॉक्टर के घर का सफाया किया गया है। लिटन रोड पर भी शहर के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर ये रोजाना की बुनियाद पर वाकयात हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई मौसर प्लानिंग उस तरह से नहीं बनाई जा रही। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें ना, ये वाकया सिर्फ ये नहीं है कि शहरी जो हैं वो लुटते रहे हैं, कई शहरी अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। अब ये जिस मकान की बात हो रही है, कल उसको भी ज़ख्मी कर दिया है उस मालिक मकान को इन डाकुओं की तरफ से। तो बहरहाल यही है कि अगर हम बात करें कि आपकी ये जो जितनी भी फोर्सेस हैं, पीरूज़ फोर्सेस हैं या डॉल्फिन हैं या ये तमाम लोग जो गश्त कर रहे होते हैं, आपको इनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि ये काम नहीं कर रहे, ठीक है कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो गश्त कर रहे होते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इन लोगों की कारकर्दगी को जांचने की जरूरत है कि किस हद तक ये सिर्फ अच्छा, ये मेरा नहीं सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि चलें घरों से बाहर निकल रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो गई, किसी ने आपका पर्स छीन लिया, इस तरह के लोग अपने घरों में महफूज नहीं हैं। घरों में ये वाकयात हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सीसीटीवी कैमरास अपने घरों में लगा बैठे हैं, फुटेजेस भी आ जाती हैं, फायदा कोई नहीं होता। मतलब आप अपने घर में महफूज नहीं है, कोई आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने को तैयार नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? लिटरली ये बात आपने वाकई ठीक की है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में महफूज नहीं हैं। अब हर शहरी जो है वो यही सोचता है कि भाई अपने घर का दरवाज़ा उसने खुद बंद करना है, कैमरे खुद लगाने हैं, खारदार तारे खुद लगानी है, अपने घर की हिफाजत खुद करनी है। ये नहीं सोचते कि भाई खुदा न खासा अगर कोई चोर डाकू आ जाएगा तो पुलिस जो है वो उसको पकड़ लेगी या इस गली में आने से रोक देगी। अपने घर की हिफाजत शहरियों को खुद करनी पड़ती है। ये तासुर तो शहरी ये सोच तो शहरियों के माइंड में है ही नहीं कि भाई कोई डाकू या चोर हमारी गली में नहीं आएगा। यही होता है कि हर वक्त दरवाज़ा शहर के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, शहरी खुद जो है वो अपनी मददाब के तहत खुद तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अपना कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो ये सवालिया निशान होते हैं आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर। आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर जो हेड्स बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो किस किस्म की प्लानिंग के साथ अपने एरिया को, अपने कंसर्न एरिया को कैसे जो है वो क्राइम फ्री बना सकते हैं। लेकिन क्राइम की सूरत हाल वो आप डेली बेसिस पर ये सूरत हाल जो है वो सामने आती है। मैंने पढ़ी है तो 4 डाकू एच ब्लॉक में डॉक्टर इरफान के घर से 11 मोबाइल, 28 लाख रुपए, 125 तोले सोना, कीमती अशिया और गाड़ी, मतलब इतना ज्यादा सामान। अच्छा खासा टाइम लगा के उन्होंने जो है ये कार्रवाई की होगी। देखिए यकीन जाने जब पुलिस यहाँ पर गई होगी तो उन्होंने ये नहीं पूछा होगा कि जी आप जख्मी तो नहीं हुए या कैसे आए। उन्होंने ये लाजमी पहला सवाल यही किया होगा कि इतनी चीजें आपने घर में क्यों रखी हुई? बिल्कुल, घर क्यों रखी हुई हैं? कहीं और सेव कर देते, कहीं और सेव कर देते। ये ऐसे वाकयात हैं जो हमारे
करीबी लोग जो हैं जिनके साथ ऐसे कोई वाक़यात हो चुके हैं वो हमें रिपोर्ट कर चुके हैं कि भाई हमसे सवाल ये किया जाता है भाई इतनी चीज़ें तुमने घर में क्यों रखी हुई, मतलब ये नहीं पूछते कि यार कैसे घुसे, क्या किया। वो पहला क्वेश्चन यही होता है, यहाँ तसल्ली देते हैं कि जी ठीक है हम उन्हें पकड़ लेंगे, बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो सूरत हाल यही है कि शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है वो अब सबके सामने है कि दिन दहाड़े लोग जो हैं वो लुट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे अपना सिटी 42 का एक कारकुन भी जो है वो कलमा चौक के करीब उसको लूट लिया गया। मुझे सिर्फ ये बता दें, लोग घरों से अपने काम के लिए निकल रहे हैं, महफूज नहीं हैं, लोग घरों में महफूज नहीं हैं। मतलब आप शहर में आपने कैमरे लगा दिए, आपकी फोर्सेस हमें शहर में नजर आ रही हैं, डॉल्फिन भी नजर आ रही है, पीरू भी नजर आ रही है, फिर इसके साथ साथ एंटी राइड फोर्स भी, आप इतनी सारी फोर्सेस, और हम अपने कामों को जा रहे हैं, हम महफूज नहीं हैं, हम घर से कुछ चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, हम महफूज नहीं हैं, हम अपने घरों में महफूज नहीं। इन फोर्सेस का क्या करें फिर हम? देखिए इन फोर्सेस के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये कहते हैं कि कोई चोर डाकू अगर कोई वारदात करने आया है तो वो वारदात करके चला जाएगा, मतलब ठीक है हो गई, जो वारदात करने आया उसने कर ली। अब ये है कि ठीक है शहर में क्राइम रेट बढ़ गया है, ये भी हम सूरत हाल देख रहे हैं, लेकिन उस पर आप रिएक्ट क्या कर रहे हैं? आपने जो वारदात हुई हैं आपने उनको ट्रेस आउट किया है या नहीं किया, या आपने कितने % आपकी रेशो रही है उन क्राइम, चले आपने क्राइम नहीं रोका लेकिन उन क्राइम सीन्स को हल करने की रेशो आपकी क्या रही, ये जो है ये देखने की और सोचने की ज़रूरत है। या इन इदारों को ये बेहतर करने की ज़रूरत है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब अगर कलमा चौक की बात करें, काफ़ी रशी चौक जो है वो ये है, लिटर वहाँ पर कैमरे जो है वो आपके हैं कि अगर वहाँ पर कोई सिग्नल तोड़ता है उसकी तो नंबर प्लेट जो है वो उसके देखकर आप उसके घर में चालान भेज देते हैं, लेकिन एक शहरी वहाँ पर लूट रहा है तो आप देख नहीं सकते कि किसने लूटा है, कहाँ से वो लोग आए, कहाँ गए, मतलब वो कहते हैं कि ठीक है जी लूट गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो एक बात होगी ना कि आप महफूज हैं ही नहीं, ना घरों में, ना अपने घर की गलियों में, ना बाहर बाजारों में, ना मेन रोड पे, जैसे हमने कलमा चौक की भी बात की। इसके बाद का जो मरहला है, जो आप दादरसी के लिए थानों में चले जाते हैं, वहां पर जो आपका हाल होता है, चले खुदारा उसी को ठीक कर ले, लोगों को ये तो पता चले कि अगर हम खुदा ना खास्ता इमरजेंसी के बाद कहीं जा रहे हैं तो कोई हमारी आराम से प्यार से बात सुन लेगा, मसले का हल निकालेगा। वहां पर भी आपको कोई दादरसी करने वाला नहीं बैठा होता। देखिए जी शहरी अल्लाह के हवाले ही छोड़े हुए हैं। आप थानों की बात करें तो वहाँ पर जो थानों की सूरत हाल है वो बेचारे भी तंग बैठे हुए हैं कि उनके फर्नीचर्स की सूरत हाल देख लें, उनकी बिल्डिंगों की सूरत हाल देख रहे हैं कि उन पे उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो देख लें, वो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में वहाँ बैठे होते हैं इतनी ड्यूटी टाइमिंग दे के। अगर जो थाने का SHO होता है उससे बात करें, वो कहता है भाई मेरी तो 24 घंटे की ड्यूटी है, मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है। मतलब वो जब आगे ऐसे बात करेगा तो फिर निचला अमला जो है वो तो खुद फिर उसकी वो तो खुद ऐसी ही दादरसी करेगा शहरियों की। और ऐसी शिकायत जो है वो हमें रिपोर्ट होती रहती हैं कि शहरी थानों में जाते हुए भी डरते हैं कि यार कंप्लेन लिखाने जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है फ्रंट डेस्क बनाए हैं, वहाँ पर जाके नो डाउट फ्रंट डेस्क जिन थानों में मौजूद हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो शहरियों से अच्छे तरीके से रिपोर्ट जो है वो कर लेते हैं। लेकिन बात यह है सिर्फ रिपोर्ट दर्ज हो जाना ही हल नहीं है, आपको उन शहरियों के साथ जो अब ये कोई बड़ी ये छोटी वारदात नहीं है, ये बहुत बड़ी वारदात है। अब आपको एटलीस्ट इसको हल करने की ज़रूरत है ताकि पता चले कि ठीक है कि अगर 4 डाकुओं ने ये कोशिश की है, कामयाब हो गए हैं, अब आप भी ऐसी कोशिश करें कि आप उनको पकड़ें। बिल्कुल सही। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि ताकि शहरियों का जो पुलिस पर एतमाद है वो बना रहे या बढ़े, जो खत्म हुआ एतमाद है वो बहाल हो जाए या बढ़ जाए। बिल्कुल, और ये पुलिस का ही रवैया है जिसकी वजह से शहरियों का एतमाद जो है वो हमें खत्म होता नजर आ रहा है, बल्कि खत्म हो ही चुका है, क्योंकि ये वाकयात एक के बाद एक हो रहे हैं। और उसके बाद जब आपकी दादरसी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के जो ऐसे मराहिल हैं जिस पे बार बार आपसे ही सवालात किए जाते हैं, तो आप भी परेशान होकर ही रह जाते हैं। इसका हल और निकालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये शहर में जो पे दर पे चोरी डकैती के वाकयात हो रहे हैं, इसी पर हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक भी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ किसने फराहम करना है। ये जो फोर्सेज हमें शहर में गश्त करती नजर आ रही हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये फोर्सेस क्यों इनका कयाम जो है अमल में लाया गया, इनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर इनसे जवाब भी तलब किया जाता है या नहीं। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि शहर में शहरी गैर महफूज हैं। शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से लोग परेशान आकर रह गए। उस पर पुलिस की कारकर्दगी हम टाइम टू टाइम जो डिस्कस तो करते रहते हैं, लेकिन फोर्सेस जिनका क़याम अमल में लाया गया, मकसद ये था कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। और मुझे याद पड़ता है, हर रोज़ मैं देखती हूँ और ये चीज़ें ऑब्जर्व, ऑब्वियसली जब आप घर से निकलते हैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करते चले जाते हैं। डॉल्फिन फोर्स आपको सुबह सुबह सड़कों पर गश्त करती नजर आती है। अब इसके कयाम का मकसद क्या था, क्यों इसका कयाम अमल में लाया गया और अपने मकसद में किस हद तक ये पूरी हो रही है, और फिर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक यकीनी बनाने में डॉल्फिन फोर्स का किरदार है। और फिर डॉल्फिन से जुड़े कुछ हमने मसाइल भी देखे, कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे, उसका भी हम तस्करा ज़रूर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी। तो नाज़रीन, उनके साथ आप देख सकते हैं तशरीफ फरमा है एसपी डॉल्फिन राशिद हयात साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। राशिद हिदायत साहब, क्या हाल चल है? जी खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इरफान से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इरफान, हमने मौजूदा सूरत हाल डिस्कस की है, आप तो कवर करते रहते हैं, मुझे बताइएगा क्या हालात हैं शहर के, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ना हालात के बारे में आपको बताएं तो अगर आप पिछले 20 साल का डाटा उठा के देखें तो आपको जैसे जैसे आबादी भी बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हर दौर के अंदर हम यही हुकूमत की तरफ से भी सुनते आ रहे हैं कि शहर में या मुल्क भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हम बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें तो की जाती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो आप 15 से 20 साल का अगर पुराना डाटा भी इसके साथ कंपैरिजन करके देखा जाए तो आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी कि इसी तरह इसमें 19-20 हो सकता है कि कभी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कम हो जाएंगी, कभी कार चोरी की वारदातें बढ़ जाएंगी, कभी स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ जाएगा, या घरों के अंदर जो वारदातें होती हैं उनमें कमी आए। लेकिन अगर इसका पूरा आप 20 साल का कंपैरिजन करके देखें तो आपको ये सूरत हाल जो है वो बुरी से बुरी होती नज़र आ रही है। लाहौर, लेकिन इरफान इस 20 सालों में जिद्दत तो बहुत आई है ना? जिद्दत बहुत आई। जिद्दत की आपने बात की तो जिद्दत में हम देखें कि साबका दौरे हुकूमत में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया था, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, वो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था। और वो प्रोजेक्ट ये था कि आपने शहर को सेफ करना है कैमरों की मदद से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये सेफ सिटी ने वर्किंग शुरू की, इसको 3 साल के करीब, 3 साल से ज़्यादा अरसा होने वाला है इसको कि इसकी वर्किंग शुरू हुई है, आज तक इसकी वजह से क्राइम अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। देखिए, पर्पज़ इसका ये था कि आप सेफ सिटीज़ की मदद से कैमराज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप डाकू और चोर जो हैं इनको आसानी से पकड़ेंगे। और सोचा ये जा रहा था कि जब ये कैमराज लग जाएंगे तो उसके बाद क्राइम आपका ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन अगर 3 सालों का आप डाटा उठा के देखें तो सेफ सिटी की मौजूदगी के बावजूद क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे यही लगता है कि शायद डाकू अब इन कैमरों से भी नहीं डरते। और इन कैमरों के अंदर भी काफ़ी हमें मसाइल नज़र आते हैं, क्योंकि इनको फंड नहीं मिलते। फंड ना मिलने की वजह से आपके जो 8000 के करीब कैमरे जो स्टार्टिंग में लगे थे, अभी तक 8000 से 8001 कैमरा नहीं हो सका, वही 8000 तक के लिए भी टाइम टू टाइम कुछ डेफिनेटली। नहीं किया जाता, और उसमें तो भी 3000 या 4000 के करीब एट अ टाइम जो कैमराज आपके शहर में खराब रहते हैं। बिल्कुल। राशिद हिदायत साहब से हम जानेंगे, एसपी डॉल्फिन है तो डॉल्फिन के बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहूंगी। इसका कयाम कब और क्यों अमल में लाया गया, मकसद क्या था? अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो पहला आपने क्वेश्चन इरफान मलिक साहब से किया, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अगर आप लाहौर की पॉपुलेशन का काबिल जायज़ा लें तो तकरीबन 1,35,00,000 की पॉपुलेशन है। सही। इसके अंदर वो लोगों को अगर आप शामिल करें जो डेली इन आउट करते हैं, ट्रांजिट करते हैं लाहौर से, तो वो भी तकरीबन 3 से 4 मिलियन है। सही। तो ये 2.25 करोड़ की आबादी के इस शहरनुमा मुल्क कह लें या मुल्कनुमा शहर कह लें, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो अभी क्राइम की स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया जाए तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर एनुअल 1,30,000 से 35,000 FIRs हो रही हैं, उनमें लोकल एंड स्पेशल लॉज के केसेस भी हैं, दीगर भी हैं। अगर प्योरली क्राइम को एनालाइज कर लें तो ये अगर लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो कोई भी इंसानी माशरा जो है वो कोई ऐसा माशरा नहीं हमने अभी तक देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो कि क्राइम फ्री हो। और इवन कायनात की कायनात जब स्टार्ट हुई है, कायनात की आबादी 4 या 5 थी, तो उस वक्त पहला मर्डर हो गया। तो ये कहना कि क्राइम बढ़ रहा है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल कम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर बेशुमार चैलेंजेस हैं, जहाँ इकोनॉमिक क्रंच भी हो, जहाँ बेशुमार दीगर फैक्टर्स भी हों, तो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो आपको यकीन करना चाहिए कि वो तमाम वसाइल को बुरे कार ला रही है और शहरियों को
अगर 99% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर फीलिंग सिक्योर और उनको क्राइम फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो इसको फिर हम गिलास को आधा खाली नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे गिलास थोड़ा सा खाली है। मैं माजरत के साथ जो अपने इर्द गिर्द हम हालात देखते हैं, जो हम लोग भी चीज़ें अक्सर यहाँ पर बैठ कर डिस्कस भी करते हैं, शेयर भी करते रहते हैं, अगर आपके सामने इरफान साहब, कल हमारा अपना ही एक सिटी 42 का एम्प्लॉय जो है कलमा चौक पर उसको रोक के तो उसके साथ वारदात हो जाती है। फिर मुझे बता दें, घरों में लोग महफूज नहीं हैं, अपने गली मोहल्लों में लोग महफूज नहीं हैं, हम घर से काम के लिए निकले हैं, दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, हमें नहीं पता सड़क पर क्या वारदात हो जानी है, लोग महफूज नहीं हैं, हम कैसे कह दें कि क्राइम शहर में नहीं है? देखिए, क्राइम ये तो कहना बिल्कुल बेजा होगा कि क्राइम नहीं है, लेकिन क्राइम की जो प्रेवलेंस है उसका जो काबिल जायज़ा अगर लिया जाए तो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 2-3 माह में कम हुआ है। 30 to 35% स्ट्रीट क्राइम जो है कम हुआ है, स्टैटिस्टिक्स यही बताते हैं। अब उसमें जो है अगर एक वारदात हो रही है या 2 वारदात हो रही है, उसमें उसकी वजूहात को जाने बगैर अगर हम यही कह दें कि हर तरफ क्राइम है, तो परसेप्शन इज़ बिगर देन रियलिटी। तो परसेप्शन को तो हम किसी भी शख्स को हम रोक नहीं सकते, वो उसकी अपनी परसेप्शन है ओवरऑल लैंड ऑर्डर या क्राइम के हवाले से। लेकिन ओवरऑल अगर देखें लाहौर की जो डायनेमिक्स है, जो कम्प्लेक्स सोसाइटी है, इसमें जितने टाउन्स हैं, इसमें जितनी स्ट्रीट्स हैं, इसमें जितने चौक चौराहे हैं, तो उस हवाले से अगर आप समझती हैं कि 2 या 4 लेकिन हमारी लाहौर की पुलिस उतनी अपडेट भी है, हमारे पास उतनी सहूलियात भी हैं। अगर शहर बड़ा है, शहर में लोगों का आना जाना है, तो आप ये भी कंपैरिजन बाकी शहरों से करेंगे? देखिए, लाहौर पुलिस ने ही आज तक जितने भी केसेस हैं, आपके हाईफाई केसेस हैं या मीडियम स्केल के केसेस हैं, सारे के सारे सॉल्व किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसी बात तो नहीं है। जहां आपने घर की वारदात की बात की, तो हमने एक मुहावरा भी अक्सर हम सुनते हैं, घर का बेदी लंका ढाए। तो उसमें बेशुमार पुलिस ने काम किया है, सोसाइटीज़ में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हैं, इवन लॉज जो है इनेक्ट करवाए हैं, जिसमें ये बावर करवाया गया सिटीजन को, आपने पुलिस और अवाम जब तक मिल के काम नहीं करेंगे तब तक क्राइम फ्री इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। अगर आप अपने घर में एक ऐसे शख्स को अपने घर का फ़र्द बना रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसके वीर बर्ड्स का नहीं पता, उसके आपने बैकग्राउंड ही नहीं जाना कि इसका चेक करेंगे, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, ये किन में उठता बैठता है, ये किस टाउन से बिल्कुल किस... ये कुछ शहरियों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो कि आपको एक्टिव रहना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। राशिद हिदायत साहब, जानना मैं आपसे ये चाहूँगी, डॉल्फिन फोर्स का क़याम क्यों अमल में लाया गया? डॉल्फिन फोर्स जो है ये अप्रैल 2016 में इसने अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। बेसिकली एक ये आइडिया जो था, ये तर्किश मॉडल को वहाँ से मुस्तार लिया गया। वहाँ 1993 में एक फोर्स का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम था यूनस अलार, यानी पैगंबर जो हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम हैं उनके इंस्पायर हो के, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की एक मछली के ज़रिए से जान बचाई और उनको बाफाजत साहिल पर पहुँचाया, तो ये आइडिया लिया गया। वहाँ ये उनके तकरीबन 40 शहरों में ये लॉन्च की गई। ये आइडिया उनका सक्सेसफुल हुआ, फिर इसको रेप्लिकेट किया गया पाकिस्तान में। और जो पुलिस लीडरशिप थी हमारी, उनका ये विजन था कि ऐसा एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक पुलिस का यूनिट होना चाहिए जो कि स्ट्रीट क्राइम को प्राइमरीली डील करे और 15 के कॉल के ऊपर रिस्पॉन्स जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो साइड बाई साइड जब पंजाब सेफ सिटीज़ का क़याम अमल में लाया गया, तो उसके साथ ही ये फोर्स ने भी लाहौर में ऑपरेशंस का आगाज़ किया। तो आइडिया ये था कि स्ट्रीट क्राइम को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है और कोई ऐसा यूनिट हो जो कि मुतहर्रिक हो, राउंड द क्लॉक अवेलेबल हो, पेट्रोलिंग हो, वॉच एंड वार्ड हो, स्नैप चेकिंग हो, 15 के कॉल पर रिस्पॉन्स किया जाए, टाइमली किया जाए, प्रॉम्प्टली किया जाए और इस पर काबू पाया जाए। उसके लिए जब ये यूनिट ने अपना स्टार्ट किया ऑपरेशंस अप्रैल 2016 में, तो उस वक़्त से लेकर आज तक मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल सर्वेज़ हैं, जितने भी इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं जो सिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लाहौर की दिन ब दिन रेटिंग इंप्रूव हुई है। लाहौर इज़ मूविंग टूवर्ड्स सेफर सिटीज़। मतलब अगर आप 1 पे मोस्ट डेंजर सिटी को लेते हैं तो लाहौर इस टाइम एज ऑफ वी आर टॉकिंग नाउ, तो लाहौर का नंबर जो है वो 230 तक जो है वो पहुँच चुका है। तो ये इंडिकेटर्स इस बात की गमाजी करते हैं, इस बात का तयन करते हैं कि इस यूनिट का जो जिस स्पिरिट और मोटिवेशन के तहत इसका क़याम अमल में लाया गया, तो ये
मिनवन उस पर अमल करने की और जो कोशिश कर चीज़ें रहे हैं। आपने डिटेल में बताई हैं उससे इस फोर्स का क़याम अमल में लाए जाने का जो एक तस्वीर सामने नजर आई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इरफान की तरफ मुझे बढ़ना है और पूछना है कि डॉल्फिन फोर्स जैसा कि मैंने जिक्र किया मुझे तो मुख्तलिफ शाहराहों पे नज़र आती है, फिरोजपुर रोड पे, मेरे अपने इलाके में, जहाँ कहीं पे भी आप जाएं आपको फोर्स के अहलकार नज़र आते हैं। लेकिन इनकी दिन भर की कारकर्दगी क्या होती है, दिन भर की इनकी रिपोर्ट इनसे ली जाती है कि आया कहाँ कहाँ पर ये गए और फिर इनका आज के पूरे दिन की क्या कारकर्दगी रही, इस पर हम बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत साहब और इरफान मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले राशिद हिदायत साहब ने बताया कि किस मकसद के तहत डॉल्फिन का क़याम अमल में लाया गया था। अब कारकर्दगी क्या है, क्योंकि हमारा काम ये है कि आपको शहर की सूरत हाल से अपडेट रखना है, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स जो है वो बाखूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और तमाम इलाकों से खबरें इकट्ठी करके हमारे पास लेकर आते हैं। इरफान, क्या सूरत हाल रहती है, डॉल्फिन की कारकर्दगी आपको किस हद तक मौसर नज़र आती है? अना, पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे थे, अंग्रेज़ दौर की हम बात कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ दौर में ये पुलिस स्टेशन बनाने का पर्पज़ क्या था। आप देखिए कि अगर किसी ने FIR करवानी है, अपनी रिपोर्ट करवानी है, तो वो किसी भी एक स्टेशन में जाके एक छोटा सा उसको कमरा जो ऑफिस टाइप जो है वो हो, तो वहाँ पे वो अपनी कंप्लेन कराए, उसकी FIR दर्ज की जा सकती है। लेकिन पुलिस स्टेशन बनाने का पर्पज़ ये था ताकि स्टेट की जो डेट है उसको कायम किया जा सके, जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके अंदर डेटरेंस क्रिएट किया जा सके कि पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, उनको पकड़ने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। और उसके लिए आप देखें कि बड़े बड़े पुलिस स्टेशन बनाए जाते थे। अगर हम पुराने पुलिस स्टेशन देखें तो हमें CA कोतवाली नज़र आता है, तो एक शहर कोतवाल जो था वो वहाँ पे बैठा करते थे और उस बिल्डिंग को आप देखें क्या शाहाना बिल्डिंग है। इसी तरह हम नौलखा पुलिस स्टेशन देखते थे, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो पुलिस स्टेशन था उस दौर का, लेकिन अब उसको नया बना दिया गया। ये चीज़ें बनाई इस वजह से जाती हैं ताकि डेटरेंस क्रिएट की जाए। डॉल्फिन का भी यही पर्पज़ था कि डॉल्फिन आप सड़कों के ऊपर गश्त करें ताकि जराइम पेशा अफराद इनसे डरें कि पुलिस की मौजूदगी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि शहर में अगर आप जो क्राइम का जो टाइम है, जब ये क्राइम ज़्यादा होता है शहर में, स्ट्रीट क्राइम या बाकी वारदातें होती हैं, वो होती हैं आपकी 2 या 3 के बाद शुरू होती हैं ज़्यादा, और वो रात तक जो है वो स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा शहर में रहता है। डेफिनेटली डॉल्फिन हमें नज़र भी आती है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो शहर में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एवरेज जो है वो 40 से 45 ऐसे क्राइम के इंसिडेंट होते हैं जिसमें लोगों से कुछ छीन लिया जाता है, किसी के घर में डाकू घुस के या कुछ इस तरह की चोरी, घरों के बाहर से गाड़ियों की बैटरी चोरी हो जाना, शीशे चोरी हो जाना, ये तो कोई बात ही नहीं रही। बिल्कुल, इसको तो अब पुलिस भी इसको अब क्राइम नहीं समझती। अगर किसी की गाड़ी के शीशे चले गए तो उसको पुलिस क्राइम नहीं कंसीडर करती, उसे कहते हैं अच्छा चलो देखेंगे हम, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। बात यह है कि आपकी डेटरेंस क्रिएट तब होती है जब आपकी अपीयरेंस नज़र आती है। अपीयरेंस नज़र आने के बावजूद अगर जराइम होता रहे तो इसका मतलब है कि शायद डाकू चोर जो है वो इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, वो समझते हैं कि पुलिस डॉल्फिन यहाँ पे जो सड़क पे इधर गई है, हम इधर से जाके वारदात कर लेंगे तो हमें पकड़ा नहीं जाएगा। असल में इशू तब शुरू होता है जब वारदात होना कोई इतना बड़ा, किसी भी मुल्क के अंदर जो अगर कोई इंसिडेंट हो जाए उसको रिपोर्ट करना, FIR करना, ये मामूल की चीज़ें होती हैं। असल इशू तब पैदा होते हैं जब इन लोगों को पकड़ा ना जा सके। अगर हम लाहौर के जो क्राइम का एनालिसिस करें तो इसमें 80% ऐसे लोग हैं जो रिपीट ऑफेंडर हैं, जो एक दफ़ा वारदात करके गए, वो अदालतों में या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसमें कोई खामियां हुई या अदालतों में कानून में सुकम होने की वजह से वो महीने 2 महीने बाद वापस आए और दोबारा उन्होंने यही करना शुरू किया। हम कई ऐसे लोगों को उनके इंटरव्यू कर चुके हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद कारें चोरी की हुई हैं शहर से, और उसके बाद होता क्या है, वो 2 माह 3 माह के बाद वो दोबारा आते हैं और फिर वही काम कर रहे होते हैं। असल में इशू तब पैदा होता है जब आप डाकू को पकड़ते नहीं हैं। सही। डॉल्फिन स्क्वाड ने एक डाकू को पिछले दिनों कुछ माह पहले की बात है, वादर रोड पे एक इनकाउंटर हुआ, उसमें एक खातून को भी फायर लगा उस डाकू का, और वो डाकू जब पकड़ा गया तो उसका रिकॉर्ड देखा गया तो वो 22 दफ़ा पकड़ा जा चुका था। इसी तरह कई लोग हैं ऐसे
जो पकड़े जाते हैं बाद में वो वापस आके राशिद साहब से जान लेते हैं इसकी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह जो है, हमारा जो कंप्लेनेंट है वो विड्रॉ कर जाता है सारे क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग हो रही होती है। डाकू 20 दफा पकड़ा गया, 20 दफा कंप्लेनेंट की जानिब से कहा गया, तो उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी हम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए उसमें जो रिपीट ऑफेंडर होता है तो देखेंगे किस तरह पता लगा, उसका रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस ने ही मेंटेन किया हुआ है ना, ताकि पता चले कि शहर में एक बंदा जो है वो रिपीट ऑफेंडर कौन सा है और जो पहली दफा वारदात कर रहा है वो कौन सा है। लेकिन राशिद साहब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोई फायदा तो ऐसा नहीं ना हुआ, जब आपको बाहर वो बंदा आराम से नजर आ रहा है, जो मर्जी करता फिर रहा है, तो फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने का यकीनन आइडियली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को सीनियर लेवल पे इस पे गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की ज़रूरत है कि वो कौन से लूप होल्स हैं जिनका ये जो क्रिमिनल्स हैं ये इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं और उनको टेकन टू काउंट करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ बात ये हुई कि वारदातें पुलिस की प्रेजेंस के बावजूद क्यों हो रही हैं, तो उसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ है, हमारी 392 टीम्स हैं, ठीक है, और एक टीम में हमारे 4 डॉल्फिन के जवान होते हैं, 2 बाइक्स शामिल होती हैं। अब ये अगर आप लाहौर के टोटल पुलिस स्टेशन देखें तो 84 पुलिस स्टेशन हैं। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक थाने में हमारे 2 या 3 टीमें आएंगी। फिर हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको डिवीजन वाइज इस तरह से स्केटर करना है कि हमने 1-5 के डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर को हमने प्रॉम्प्ट रिस्पांस भी इंश्योर करना है और हमने क्राइम के पीक आवर्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस भी इंश्योर करनी है। सही। तो इसके अलावा शहर में जो विजिबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस भी इंश्योर करनी है, ताकि एक डेटरेंस और एक विजिबिलिटी का जो फैक्टर है उसको भी टेक इन टू अकाउंट किया जाए। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि 30 to 35% रिसोर्सेज जो है पहली शिफ्ट में रखे जाएँ। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि क्राइम शुरू होता है 2-3 बजे के बाद, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि अगर थोड़ा सा शहरी साथ दें और अगर ये जो 6 बजे शाम 6 से लेकर 11 बजे वाला टाइम है, इसमें थोड़ा सा शहरी पुलिस के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करें, तो इसमें ये क्रिमिनल कोई गैंग ज़्यादा नहीं होते पूरे लाहौर में एट ए टाइम। अगर हमारा एनालिसिस देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 एक्टिव गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। एक गैंग जो है वो 2 या 3 अशखास पर मुश्तमिल होता है। इसमें हमारा कमिंग बैक टू द पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हम 55% रिसोर्सेज जो हैं वो हम कोशिश करते हैं सेकंड शिफ्ट में पीक आवर्स ऑफ क्राइम पे ऊपर लगाए जाएं। सही। वो एक्टिविटी उस वक्त तमाम शहर में असल बसल होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक पे होती है, शहरी दफातर से घरों पे आके उसके बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं, और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है। जिस तरह इन्होंने कहा कि जिन एरियाज़ में पुलिस की पेट्रोलिंग कम हो वहाँ क्रिमिनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारे पास कोशिश होती है कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल ज़राए हैं, अवेलेबल वसाइल हैं, उनको एफिशिएंटली और उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो शहरियों का फ़ायदा हो, क्राइम कम हो, उसमें डेटरेंस हो, उसमें स्नैप चेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। बल्कि अभी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हमने टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया पॉलिसिंग के अंदर। हमने डॉल्फिन स्क्वाड जो इटसेल्फ एक स्टेट ऑफ द आर्ट पेट्रोलिंग यूनिट है, जो कि जिसकी प्रेजेंस पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इसके साथ हमने टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट ऐड किया। हमने ई पुलिस पोस्ट जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें तमाम क्रिमिनल का डाटा है, उसकी एक्सेस एक मोबाइल्स और एक एंड्रॉयड सेट के अंदर हमने अपने सेक्टर इंचार्ज तक ऑथेंटिकेट कर दिया। सही। वो हमारी जो टीमें ग्राउंड पे काम कर रही होती हैं, वर्किंग कर रही होती हैं, वो क्राइम के पीक आवर्स भी होते हैं, उनके पास होते हैं, उनके पास क्राइम के हॉटस्पॉट्स और क्राइम के क्लस्टर्स भी होते हैं, क्रिमिनल के मूवमेंट के एरिया भी होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग आप बता रहे हैं। अब आ जाती है बात सज़ा और जज़ा के निज़ाम की। ड्यूटी पर अगर कोई गया है तो वापस आकर उससे ये पूछा जाए कि आज के पूरे दिन की कारकर्दगी क्या रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमारी 24 आवर्स में हमारी 7 रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। ठीक है। उसमें विजिलेंस रिपोर्ट से लेकर परफॉर्मेंस रिपोर्ट से लेकर जो इवन क्राइम के जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेफ सिटी में नोट करवाने होते हैं, उसकी तक रिपोर्ट्स हमने, क्योंकि इन चीजों का कंपैरिजन करना इरफान बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इलाके में नेक्स्ट फोर्स गुलशन रावी में बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, वहां पर आपके डॉल्फिन एहलकार भी हैं, वहां पर आपकी पीरू फोर्स की भी हर रोज डिप्लॉयमेंट है। इन चीजों को फिर कंपैरिजन करना कि वारदातें क्यों हो रही हैं जबकि वहां पर आपकी फोर्सेस भी मौजूद हैं। मैंने अर्ज किया कि इसमें 7 तरह की हमारी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें क्राइम के एनालिसिस रिपोर्ट्स भी हैं। ठीक है। बाज़ का नेबरहुड में एक शख्स की दूसरे शख्स से लड़ाई हो गई,
उसने कॉल 15 पे ये की ताकि पुलिस की तवज्जो और अटेंशन हासिल करने के लिए कि ये जो है ये एक शख्स आया और मुझे मेरा मोबाइल छीन के ले गया। अब जब डॉल्फिन मौके पर गई, उसने चेक किया, उसने कहा जी ये दो अशखास का आपस में झगड़ा है। वेरीफाई क्राइम को, एक्चुअल क्राइम को जो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हैं उनसे शिफ्ट करना, ये भी हमारी एक डायरी है। एक शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट के साथ क्राइम का जो है कंपैरिजन करना, ये सारा एनालिसिस जो है हमारे ऑप्स रूम में, हमारे क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट में हमारी जो टीम है वो बिल्कुल डेडिकेटेड टीम है, वो ये करती हैं, जिनकी बुनियाद पर हम अगले दिन के हमारे पास जो पेट्रोलिंग प्लान है हमारा वो हर महीने नया तश्कील पाता है। और जो क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं डेली बुनियादों पर हम अपनी फील्ड टीमों को उनके हवाले से अवेयर करते हैं, बाखबर करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं और वो उन्हीं क्राइम के हॉटस्पॉट्स पर जाकर जो है वो स्नैप चेकिंग करते हैं, जिससे क्राइम का पैटर्न भी चेंज होता है, क्राइम ड्रिफ्ट और डिस्प्लेस भी होता है। तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। डेफिनेटली चैलेंजेस आर देयर, बट लाहौर के शहरियों को ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस प्लेटफॉर्म से हम ये यकीन दिलाते हैं कि जितनी भी हमारी एफर्ट्स हैं, तवानाइयाँ हम सर्व कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज जो हैं टैक्स पेयर के पैसों से हमें मिलते हैं, तो हम ये सारे मोबिलाइज कर रहे हैं। और क्राइम जो है वो जिस तरह 30% कम हुआ है, तो हम स्ट्रीट क्राइम को मजीद कम करने के लिए इंशाल्लाह ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस पर बहुत मेहनत की वाकई ही ज़रूरत है। इरफान, डॉल्फिन से जुड़ी कुछ हमने ऐसी भी खबरें शेयर की जिस पर ऑब्वियसली परेशानी भी हुई कि किस तरह से वाक़यात जो हैं वो गोली चलाने के भी पेश आए, लोगों के साथ नारवा सलूक के भी पेश आए। कुछ इस तरह के वाक़यात पे मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, किस तरह से पूछगिछ की जाती है, इनका मेरिट का लेवल क्या होता है अगर आपके एहलकारों की जानिब से इस तरह के वाक़यात शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, आपने जिस जानिब तवज्जो दिलाई है, इसमें दुनिया में किसी भी जो फोर्स है या कोई भी इवन पुलिस को ही ले लें तो उसकी 100% ऑपरेशन एक्यूरेसी नहीं है। अगर साल में या 2 साल बाद, लास्ट जो वाक़या हुआ था मेरा ख्याल पिछले साल अगस्त में हुआ है, तो उसमें एक सिंगल वाक़या जो है यकीनन हमारे लिए चैलेंज होता है। ऑन गोइंग 10% ऑफ द टोटल फोर्स हर वक्त जो है वो ट्रेनिंग पे रहती है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है, फायरिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं। हमारी SOPs जो है उनको याद दहानी के लिए हम हर शिफ्ट को आउट करते वक्त हमारा जो सेक्टर इंचार्ज है, जो डिवीजनल इंचार्ज है, वो उनको उनकी SOPs रिमाइंड करवाता है। सही। इसके बावजूद थोड़ा सा बाज़ उसमें ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट, हीट ऑफ मूवमेंट, चूँकि हम एक फोर्स पर क्रिटिसाइज़ करते वक्त इस तरह के कोजी इन्वायरमेंट में बैठ के, जबकि हमको हीट ऑफ मूवमेंट का भी ना पता चले, जिस तरह अभी इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, फिर एक फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो उसमें मुख्तलिफ मुहरक़ात होते हैं, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि हम जो अपने ऑपरेशंस हैं उनमें अपनी जो एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करें और इस तरह के कोई भी एक सिंगल वाक़या भी ना हो। बाकी जो जज़ा सज़ा का निज़ाम है उसमें हमारी जो कमांड है मौजूदा, जो IG साहब हैं, जो हमारे CCPO साहब हैं और जो हमारे कमांडर ऑपरेशन है DH साहब ऑपरेशन, उनका यही विजन है कि ये बिल्कुल इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। उसमें पहले जज़ा है, फिर सज़ा है, रिवार्ड और पनिशमेंट। उसमें यकीनन अगर कोई शहरी से बदतमीज़ी करता है या कोई हाई हैंडेडनेस का इशू होता है या इसके अलावा कोई और SOP की वायलेशन होती है, तो उसमें हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, A, B और C। तो हर कैटेगरी की डायमेंशन के मुताबिक, उसकी ग्रीवेंसेस के मुताबिक और उसकी ग्रेविटी के मुताबिक हम जो है इसमें उस पर जो है वो इंक्वायरी के बाद प्रॉपर एक्शन लेते हैं। और हर OR में हमारे तकरीबन 1 या 2 बंदे, इवन ये वो वाहद महकमा है जो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को डिसमिस फ्रॉम द सर्विस आफ्टर थरो प्रोब इंक्वायरी के बाद वो अपने महकमे से अलहदा भी कर देता है। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि जज़ा सज़ा का जो अमल है वो ज़रूरी है और वो हमारे जो IG साहब हैं उनके विजन के मुताबिक और जो पनिशमेंट चार्ट है उसके मुताबिक हम ये भी कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जो आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके नताइज भी अच्छे हासिल होते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैसेज यही है कि वी आर पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस। तो जो दुनिया का जो भी पुलिसिंग का निज़ाम है, तो पुलिस वाले भी जो है वो शहरियों में से ही हैं। तो शहरियों से हमारे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम रिस्पेक्टेबल शहरियों से यही इल्तिमास है कि उसमें वो जो पुलिस की मदद के लिए जो वो अपने तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मॉडल टाउन में एक इंसिडेंट होता है, 4 कनाल का घर है और उसमें CCTV कैमराज नहीं लगे हुए। अगर उस घर की मालियत को या CCTV कैमराज की मालियत को देखा जाए तो
ये 10, 20, 50 हज़ार अपनी सिक्योरिटी के लिए खर्च करने पर कोई वो इसमें अमर माने नहीं होना चाहिए। या गार्ड अगर रखा हुआ तो उसके पास वेपन भी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस आपका अपना अदारा है, लेकिन अगर आप समझते हैं 29,000 पुलिस वाले 1 करोड़ 60-70 लाख की आबादी के इस शहर के लिए काफ़ी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उसमें लोगों को, शहरियों को भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। और 15 पे कोई भी आपके हमसाये में कोई इस तरह का मुश्तबह शख्स रह रहा है, कोई भी गैर कानूनी में सरगर्मी में मुलवस है, उसकी 15 पर बर वक्त इतला दें, अपने तय सेफ्टी मेजर्स लें जो पुलिस ने आपको सेंसिटाइज किया हुआ है। आपके पास जो रेंट पे लोग रह रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, उनकी आप टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये मिलजुल कर सोसाइटी और पुलिस बिलाशुबा ये सभी लोगों का मिलजुल कर ताउन से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं, शहर में अमन अमान का क़याम हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए इरफान, थैंक यू सो मच। आप भी इसी तरह से शहरियों के मसाइल जो हैं सामने लेकर आते रहें ताकि पुलिस भी इस पर एक्टिव रहे और काम करती रहे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए आप डॉल्फिन स्क्वाड को अगर देखें तो 2016 से ये क्याम में आई, तो उसके बाद से अब तक इनको बेचारों को नई मोटरसाइकिलें जो है वो नहीं मिल सकी। अब 4-4, 5-5 साल जो है वो एक मोटरसाइकिल अगर चल जाए या गाड़ी चल जाए तो अभी तक तो इनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वो तो ये धक्के से ही चला रहे हैं। कारकर्दगी आपकी मुतासिर होती है, ये वो सब चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने मजमूई तौर पर शहर में जो सूरत हाल क्राइम की रहती है, जिससे लोग परेशान रहते हैं, वो डिस्कस किया। अब लोगों के रवैये डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों हम हमेशा तनकीद ही करते हैं, क्यों हम हमेशा दूसरों को ही रिस्पॉन्सिबल जो है वो हर चीज़ का करार देते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो हमारी अपनी वजह से हो रहा है, जो कुछ बुरा हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। ये एक आम तासुर है, एक आम रवैया है जो कि आपने बना लिया हुआ है। समटाइम मैं भी ऐसा फील करती हूँ, शायद मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो किसी और की वजह से हुआ है। ये रवैये जो मिलजुल कर हम बना लेते हैं, जिसका तासुर, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल माशरे पर बुरा पड़ता है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंसानी रवैये असल में होते क्या हैं, किस तरह से ये परवान चढ़ते हैं, किस तरह से इनको हम आगे लेकर चलते हैं, इनको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो डिफरेंट रवैये इंसान से जुड़े हैं, जिसमें हम अच्छा कर लें तो वो हम हैं, बुरा कर लें तो कोई और है, ये रवैये असल में किस तरह से बन जाते हैं? देखिए, इंसान का तारुफ जो बड़ा बेहतरीन तारुफ हमें मिलता है इंसान को समझने के लिए, वो कुरान पाक से मिलता है। कुरान में अल्लाह कहता है कि ये नाशुक्र है, यानी बुनियादी तौर पे नाशुक्र है। जो बेस लाइन है ना इसकी, वो नाशुक्रापन है, जल्दबाजी है इसके अंदर, ये क्रेडिट लेता है। देखिए, आपकी बड़ी इबादतों में एक इबादत अल्हम्दुलिल्लाह है, शुक्र अदा करना है, यानी क्रेडिट ना लेना बल्कि अपने रब को क्रेडिट देना। तो ये जो मिजाज है इंसान का कि खैर हो गई तो अपना कमाल है और कुछ गलत हो गया तो किसी पे इल्जाम लगा देना, ये भी कुरान ने एड्रेस किया है कि ये समझता है कि खैर इसने किया, हालांकि खैर रब कर रहा होता है, और बेशुमार कोताहियां और गलतियां हैं जो जिसकी सजा ये खुद भुगत रहा होता है। अब हमारी जिंदगी में ये जो जिम्मेदारी कबूल ना करना, अपने अमल की जिम्मेदारी कबूल ना करना, ये बड़ा कॉमन है, बड़ा आसान है। इल्जाम लगाना सबसे आसान काम, लेकिन हम अंदर से जानते हैं। अच्छा, ये भी आपको बड़े तजुर्बे से बात बताऊं, अपने साथ सच्चा होना मुश्किल तरीन काम है। सही, यानी बंदा अपनी बदी को, अपने भद्देपन को, अपनी नलायकी को फेस करे, ये बड़ी जुर्रत की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए जो सूफी होता है, ये कहा जाता है दरवेश या सूफी, वो अपनी खामियों, अपनी कमियों पे काम करता है। उसके मुकाबले में जो बड़ा दुनियादार सा बंदा है, वो दूसरों के कीड़े निकालता रहता है और अपनी गलती को नहीं देखता। तो जब भी आप अपनी गलती को देखते हैं, आप देखते हैं कि मेरे नोकदार कोने कौन से हैं, मैं कहां से बदबूदार हूं, मेरे रवैये ऐसे कौन से हैं जो दूसरे को ऑफेंड करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और खुद पे काम करते हैं। आप एक दरवेश और सूफी कहलाते हैं, और जितना ज्यादा आप इससे दूर होकर दूसरों पे फतवे लगाते रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, आप एक दुनियादार टिपिकल से इंसान बन जाते हैं। सो अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना, ये कबूल करना कि कुछ मैंने बोया था जिसको काटना पड़ा, बिल्कुल कुछ ऐसा था जो मेरे से गलत हुआ, और वो गलती आज किसी न किसी शक्ल में, वो कड़वी गोली जो मैंने खिलाई थी, मुझे खुद खानी पड़ रही है। बड़ी दुनिया जिनको अगर ये मौका मिले बातचीत करने का और उनको एतबार दिलवाया जाए कि जो आप कह रहे हैं वो आप तक ही है, वो मान जाते हैं, एडमिट कर लेते हैं
कि कुछ ऐसी गलती थी जो हमने की थी और आज हमें उसको भुगतना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको खुद बैठ के सोचना होता है और फिर आपको एहसास होता है, और सम टाइम हमें एहसास हो भी जाता है तो हम लोग ये चीज़ें। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे अंदर अगर कुछ खामियां ना, मैं वो जानती हूँ क्या है, लेकिन मैं उसको दुनिया के सामने लेकर आने से हमेशा कतराती रहती हूँ। वजह क्या इसकी हो सकती है? अच्छा देखिए, आपकी खामी अगर आपको पता है तो उनको ठीक करें, बिल्कुल। दुनिया के सामने भी लाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कमजोर हिस्सों पे काम करना है, यही सेल्फ इंप्रूवमेंट है। जितना आप खुद को जानते हैं, समझते हैं और आपको पता लगता है कि मेरी जिंदगी के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ग्रे एरियाज हैं, कुछ डार्क एरियाज हैं, उस पर काम करना चाहिए, यही सेल्फ इंप्रूवमेंट है। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जांचना, खुद को समझना, खुद को मापना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसमें जो कंपैरिजन वाला एलिमेंट आ जाता है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपको खुद को ठीक नहीं करने देता। जब आप दूसरों से अपने आप को रिलेट करके कहते हैं ना कि मैंने अब इससे आगे बढ़ जाना है, वो चीजें आपको पीछे ले है ना, जो जाती हैं। सबसे ज्यादा हेल्दी कंपटीशन है वो अपने साथ होता है बिल्कुल कि आप खुद को देखते हैं मैं कहाँ था और मैं इंप्रूव करके कहाँ पहुंच गया हूं और मैंने कहाँ पहुंचना है। जब आप अपने साथ कंपटीशन लगाते हैं, और दीन भी आपका इसी हेल्दी कंपटीशन की बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन जैसा है, यानी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो जब आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है तो आप पिछले दिन से आज के दिन को बेहतर करते हैं, और आज का दिन जो है वो कल का दिन जब आता है तो आज आप इंप्रूव करते हुए कल की तरफ चले जाते हैं। सो आप जितना खुद को समझते हैं, मापते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, उतना मौसर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। हमने अपने रवैये इस तरह के बना लिए हैं कि हम जहाँ कहीं पे भी जाएं हम नजर आएं, हर कोई हमारी ही तारीफ करे, हमारा ही मौतरफ हो। इर्द गिर्द हमारे से चाहे बहुत ज़्यादा बड़े लोग बैठे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जो अदम बर्दाश्त है, इसको कैसे ख़त्म करें? अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये हसद की एक शक्ल है। अगर गौर करें कि आप किसी की कामयाबी को कबूल ना कर सकें, आप कहें जी ये तो है ही नहीं और हम ही है, जो हम ही है उसका एक्सप्रेशन ये है कि आप ये तो नहीं कह रहे होते हम ही हैं, आप दूसरे को कह रहे होते हैं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तो वो अपने हसद का एक एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता है कि आप हर एक को निगेट करते हैं, किसी की अकल को नहीं मानते, किसी की मेहनत को, किसी की काबिलियत को नहीं मानते, और आपकी आंख सिर्फ बुराई देखती है, खामी देखती है और आप निगेट करते हैं। अच्छा, ये जो अमल है ना, ये आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट को रोक देता है। ऐसा बंदा भी कहीं ना कहीं छप्पड़ बन जाता है। वो छप्पड़ से मुराद ये कि वो जगह जहां से पानी का गुजर होता रहे फ्रेश रहती है, लेकिन एक बंदा जैसा है वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आखिरकार उसमें एक अट्रैक्शन, आखिरकार उसमें वो जो काबिलियत की वजह से कशिश होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज़ें जो हैं आपको तबाही की तरफ ले जाती हैं। इसको आपको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूवमेंट की बात, पॉजिटिव होने की बात हम हमेशा करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम इस दौड़ में थक भी जाते हैं कि हम क्या करें जब हमारे सामने मौशरा सारा ऐसा है, फलां जगह पर भी लोग इस तरह के बैठे हैं, फलां, मैं जितना मर्जी पॉजिटिव हो जाऊं मुझे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है। क्यों? अच्छा, असल पॉजिटिव वो है जो नेगेटिव के साथ रहना सीखता है। ये कोई कमाल नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिव होते हुए अकेले हो गए हैं, ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बंदा, भला बंदा वो है जो मनफी बंदों में जीना रहना सीखता है, लेकिन वो अवॉइड करना भी सीखता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई लाजिम नहीं है कि आप हर एक के साथ टक्कर लेके मुकाबला करके अपना सर फोड़वाएं या उसका सर फोड़ें। कमाल ये है कि आप कहीं से बचें और बच के आप वो रास्ता लें जो खैर का रास्ता है। अब वो रास्ता लें जहां पर इंप्रूव, और अपनी एनर्जी को मनफी लोगों पे जाया ना करें। खुदारा, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। जब समझ आ जाए कि ये मेरा सफर है, मेरी जिंदगी है, मैंने गुजारनी है, मेरे चैलेंज है और मेरे पास ही ब्लेसिंग है। अच्छा, इस तरह के लोगों के राह में रुकावटें बढ़ी आती हैं। आपने सिर्फ अगर ये तहिया कर लिया ना, आपने सच बोलना है, आप सच बोली जाएंगे तो बस फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप किसी की तारीफ नहीं करेंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपको बेतहाशा रुकावटें आएंगी, लोग आपकी राय से इख्तलाफ करेंगे। हम सिर्फ ये डिसाइड कर लेना हमने सच बोलना है, तो मेरे ख्याल से 90% लोग आपको नापसंद करने लग जाते हैं। अच्छा देखें, इसमें दो बातें। एक बात तो ये है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने का अंदाज ऐसा ना हो कि कोई हर्ट हो। यानी हम भी वो सच को मुंह पे मार रहे होते हैं, मुंह फट नहीं होना और बद लिहाज होते हैं, या थोड़ा सा कह लीजिए उसमें बद तहजीबी होती है, जिसकी वजह से वो सच और ज्यादा कड़वा लगता है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपने सच बोलना है
और सच बोलने की एक तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़नी। ये तय कर लें बिल्कुल कि ये जिंदगी है ही ऐसे। आप सबको राजी नहीं कर सकते, आप दुनिया के हर बंदे को राजी नहीं कर सकते, आपको अपने रब को राजी करना है, अपना दी बेस्ट करना है। वो जो मैंने एक चेन कही थी, आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना सफर है, कब्र भी आपकी अपनी है, अपनी कब्र में जाना है, आपको अपने रब को जवाब देना है। जब आप अपनी जिंदगी को ऑन करते हैं कि ये मेरी लाइफ है और ये मैंने जीनी है और मैंने जो कर सकता हूं मैंने करके जाना है, तो फिर बड़ी आपकी ज़िंदगी सादा हो जाती है। लेकिन जब भी आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों से मुआवजे में और दूसरों को देख के कंपेयर करते गुजारते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में रहते हैं। और ये स्ट्रेस हम सिर्फ अपने घरों में ये रवैये नहीं देखते हैं, हम जहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में भी, कारोबार में भी, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस, हर जगह मुकाबला, हर जगह दौड़ में आगे निकल जाना, ये चीज़ें जो हैं हमें गालिब नज़र आती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम वापस आते हैं घर को तो हम थकावट में होते हैं, हम सिर्फ घर आके भी यही प्लान कर रहे होते हैं कि अब हमने आगे निकल जाना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि हम उस बंदे को याद दिला दें कि भाई हम उससे आगे हैं। इन चीज़ों को ऑब्वियसली ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से किया जा सकता है ये हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से मुकाबला और मुआवजा निकाल दीजिए। मुकाबला मुआवजा करना है अपने कल के साथ करें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ाएं शुक्र के साथ कि या बारी ताला तेरा कितना करम और फजल है कि मैंने कहीं से सफर शुरू किया था, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जितना ज्यादा मुस्बत होते हैं, जितने ज्यादा आप जिंदगी की अल्लाह की करम नवाजी जिंदगी में देखते हैं, जितना ज्यादा आप देखते हैं कि कितना फजल है कि अल्लाह ताला मुझे कितनी मेरे जिंदगी में खैर कर देता है, उतना ज्यादा आप नेगेटिविटी से मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ब्रेक लेनी चाहिए। उस ब्रेक लेके आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी जिंदगी कहाँ से जा रही थी और किस तरफ चली गई है, इस जिंदगी का मानी क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या ये वैसी ही है जैसी मैंने सोची थी। अगर इसमें कुछ पसंद नहीं है तो देखें कितने फजल भी तो हैं, कितनी चीजें खैर की भी तो मिल गई हैं। मुकम्मल जिंदगी किसी की भी नहीं होती, हर कोई किसी एक चैलेंज के साथ जिंदगी गुजार रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब तुम अपने से नीचे देखोगे तो फिर तुम्हें एहसास भी होगा और बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतों का आप शुक्र अदा भी करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? मेरा मैसेज ये है कि ये जो जिंदगी है इसको रो के ना गुजारें, इसको कबूल करें, इसको एक्सेप्ट करें कि इस जिंदगी में अगर खैर मिली थी आपकी थी, अगर चैलेंज थे वो चैलेंज किसी और को नहीं गुजारनी, वो तकलीफें किसी और को नहीं गुजारनी, वो आपको ही फेस करनी है। इसको कबूल करके भरपूर अंदाज से हर दिन को जी के गुजारें, हर दिन को भरपूर तरीके से गुजारें और आगे बढ़ते चलें। और अगर कहीं अंधेरा है तो हर अंधेरे के बाद सुबह भी होती है, ये आप उम्मीद रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि गाला बिस्किट मुझे बहुत पसंद है तो कुछ इसके बारे में आपको भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाला में है जी अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तिजाज, जो कि आपको वही जो है वो रिवायत बरकरार रखे हुए है, वही लज्जत देता है जो कि हमें अपने कल्चर के बहुत ज़्यादा करीब भी लेकर आती है। हमारे देश की पहचान जो है वो इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंडे और गंदम का जो है वो बेहतरीन इम्तिजाज भी शामिल किया जाता है। तो इसलिए हम बारहा यही सुनते हैं कि मेरे देश का बिस्किट गाला, और गाला सभी का पसंदीदा बिस्किट भी है, मुनफरिद है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इसका। तो गाला बिस्किट के साथ हम करते हैं अपने देश की जितनी भी रिवायात हैं और सकाफत है इसको याद भी करते हैं, क्योंकि हमारे देश का हर रंग निराला है, डिफरेंट है। तो इसी तरह बिस्किट भी जो गाला है वो बिल्कुल ही निराला है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ज़रूर अगर आप अपना टेस्ट बहाल करना चाहते हैं तो आप भी गाला बिस्किट खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। जीशान इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। ओवर टू यू जीशान। जी बिल्कुल, सब्जियों के रेट्स में रोज़ बरोज़ जो है तब्दीली देखी जाती है, और ये तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि जब भी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो महंगाई बढ़ती है, और जब भी ये दोनों बराबर हों तो ऑटोमेटिकली सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो आज के रोज़ यही सूरत हाल देखी जा रही है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमत में मामूली जो है वो कमी देखी गई है। बात करते हैं सब्जियों के रेट्स के हवाले से, तो सबसे पहले मैं बताऊं, सब्ज़ मिर्च जो है आज के रोज़ 187 रुपये, आलू 1 रुपये कमी के बाद रेट लिस्ट के मुताबिक 26, जबकि ओपन मार्केट में 35 रुपये फ़ी किलो, प्याज 2 रुपये कमी के बाद सरकारी रेट
जो है वो 30 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये बेचा जा रहा है। टमाटर 5 रुपये कमी के बाद सरकारी कीमत 40 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 55 रुपये बेचा जा रहा है। इसके साथ बात की जाए लहसुन देसी की तो 275 रुपये कल भी था और आज भी है, इसकी कीमत मुस्तकम है, जबकि ओपन मार्केट में 300 तक बेचा जा रहा है। अदरक चाइना का सरकारी रेट के मुताबिक 265 रुपये और ओपन मार्केट में 280 तक बेचा जा रहा है। लीमू 4 रुपये कमी के बाद 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ करेले 177 रुपये, मटर 40 रुपये, मोगरे 88, साग 32, गाजर चाइना 73 रुपये, जबकि देसी गाजर जो है वो 32 रुपये, भिंडी 240, शिमला मिर्च 109, फूल गोभी 17, बंद गोभी 24 और बैंगन 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। आज के रोज़ सब्ज़ी की कीमतों में कुछ कमी देखी गई है। मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमत में कमी है और कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमत मुस्तकम है। ख़ास तौर पे बात की जाए अदरक की, इसके साथ साथ लहसुन की, और इसके साथ कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि गैर मौसमी हैं जिनकी कीमतें 100 से ऊपर हैं। शिमला मिर्च होगी, इसके साथ साथ करेले और जी ज़ीशान, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद है। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है। अपने इख्तिताम को आपने अपना ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।